हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 12 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स हैं, देन ये पेपर 3 के टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है, तो डायरेक्टली हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, यहां पर बात हो रही है आंदोलन फॉर कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस चीज को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इस इनिशिएटिव को। और ये बेसिकली आने वाले समय पे अभी फेस्टिवल्स जो हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, आप जानते हो कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी नवरात्रे बैठ जाएंगी, तो माता रानी का सीजन आप जानते हैं कि हर साल जो है वो काफी भीड़ हम लोग को देखने को मिलती है। मेले वगैरह लगते हैं, झांकियां वगैरह लगती है और लोग इकट्ठा होते हैं, राइट। और इसके बाद फिर दशहरा आ जाता है, फिर दिवाली हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये लगातार अब फेस्टिवल का सीजन जो है वो शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ ठंडी, और ठंडी के समय पे आप जानते हैं फ्लू जो है वो हम लोग को ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। तो ये एक बड़ा इशू होता है, और कोरोना वायरस का तो ऑलरेडी इशू हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। तो यहां पर आग्रह किया है, अपील करी है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से, सिटीजन से, कि लोग बाग जो है वो मास्क अपना पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, 2 गज की दूरी को मेंटेन करते हुए, और अपने हाथ धोते रहें। तो इस चीज का आग्रह जो है वो किया है और कहा है सभी लोगों से कि सभी लोग जो है वो मिलकर कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें। क्योंकि गाइस देखिए, आप लोग जानते हैं कि अब पूरी चीजें जो है वो सिटीजंस के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार तो सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस बता सकती है कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो फॉलो करना है, एहतियात जो है वो कैसे बरतनी है, तो वो तो सरकार बताएगी। बट अल्टीमेटली एहतियात किसको बरतनी है? लोगों को बरतनी है। तो अल्टीमेट रोल जो है वो कौन प्ले करेंगे? सिटीजन प्ले करेंगे। और अगर जैसे कि आज की डेट में भी आप देखते होंगे, अनलॉक की प्रोसेस जो हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, उसमें मार्केट्स वगैरह ऑलरेडी ओपन है, राइट। और आप जब मार्केट में जाते हो आज की डेट में भी, तो आप देखते होंगे काफी सारे लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से ये कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर सरकार तो सिर्फ आग्रह ही कर सकती है, अपील कर सकती है। अल्टीमेटली काम किसका है? ये गाइडलाइंस को फॉलो करना लोगों का है, राइट। और इस चीज में लोगों को ही बचना है। तो इस तरीके के अगर मेंस में क्वेश्चन अगर बन जाते हैं ना कि क्या सरकार जो है वो कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा रही है क्या, ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, तो आप मेंशन करेंगे। और देखो, बाई चांस का तो सवाल नहीं उठता कि कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो आपको अपने आंसर में ये चीज रिफ्लेक्ट करनी है कि सरकार का अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स है, बेस्ट टू बेस्ट गाइडलाइंस, बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सरकार बातें बता रही है, राइट। और वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू जो है वो फोकस भी कर रही है कि कोरोना वायरस फैले ना, बढ़े ना। बट अल्टीमेट रोल जो है वो किसका है? लोगों का है, सिटीजंस का है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपकी डेवलप होनी चाहिए और आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये चीज है, राइट। और इसके अलावा यहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये सब मिलकर जो है वो कुछ ऐसे प्लान जो है वो लेकर आएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एक्शन प्लान, जिसके तहत ये कोरोना वायरस के इश्यूज जो है वो रुकें और ज्यादा केसेस जो है वो ना हम लोग को देखने को मिले। तो इस पर भी जो है वो यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है नोबेल लिटरेचर प्राइज के बारे में, नोबेल साहित्य पुरस्कार के बारे में। बताया जा रहा है कि एक अमेरिकन पोएट है लॉइस ग्लक। तो ये देखिए, आप ये अमेरिकन पोएट आपको दिखाई दे रही है। तो 2020 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में इनको मिला है, राइट। 2020 नोबेल लिटरेचर प्राइज। पहले इनको पुलिट्जर प्राइज 1993 में ऑलरेडी मिल चुका है। नेशनल बुक अवार्ड इनको 2014 में मिला था। ये चौथी महिला है पिछले 10 सालों में, पास्ट डिकेड में, जिनको नोबेल लिटरेचर प्राइज जो है वो मिला है, इससे वो सम्मानित हुई है। तो चौथी महिला है ये।
नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो देखिए ये जो प्राइज है ये उन पर्टिकुलर पोएट्स को, ऑथर्स को दिया जाता है जिनका लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो उनको ये रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड, ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में ये प्राइज दिया जाता है और इसको स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो इतनी डिटेल आपको इससे रिलेटेड होनी चाहिए इस लिटरेचर प्राइज के बारे में। न्यूज में बताया जा रहा है कि बोडोलैंड के अंदर इलेक्शंस के लिए आसाम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो देखिए आपको यहां पर बोडोलैंड की लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली बोडोलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि बोडोलैंड टेरिटरी कहां पर है। तो आसाम के नॉर्थ में आप देखेंगे तो ये आपको बोडोलैंड टेरिटरी आपको दिखाई देगी। ये पूरा ऊपर वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है बोडोलैंड का है। एक टाइम पर यहां पर रहने वाली जो ट्राइब्स थी वो डिमांड कर रही थी कि इनको एक सेपरेट टेरिटरी चाहिए, यानी कि अलग होना चाहते हैं, यहां पर इनको एक अलग अपना क्षेत्र जो है वो बनाना है। तो काफी इश्यूज हुए थे। फिर उसके बाद फिर एक बोडो अकॉर्ड सामने आया था, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद यहां पर बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि यहाँ के जो सदस्य हैं तो वो अपना खुद का एक आयोग, एक काउंसिल जो है वो बनाएंगे और उस काउंसिल के तहत जो है वो खुद ब खुद जो है यहाँ पर इस रीजन के, इस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग प्रोसेस पर इन्हीं के सदस्य जो है वो होंगे यहाँ पर। तो इसको लेकर मामला जो है वो थोड़ा ठीक किया गया था, बट आपको मोटे मोटे तौर पर इस क्षेत्र की लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए कि बोडोलैंड जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो ये वाला क्षेत्र है आसाम के ऊपर वाला, राइट, नदर्न रीजन पे ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो आसाम कैबिनेट ने भी डिसाइड किया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आसाम की, उनको ये कहेंगे कि दिसंबर में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाए। एक्चुअली इस साल ही होना था अप्रैल में, बट कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते, इस महामारी के चलते ये टल गया। और फिर अभी जो है वो यहाँ पर 40 सीट का इलेक्शन जो है वो होगा इस काउंसिल के अंदर। और अभी ये काउंसिल जो है वो डायरेक्टली गवर्नर के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा है, गवर्नर रूल के अंदर है। बट दिसंबर के बाद जब जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये काउंसिल जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, राइट। अब देखिए अगेन गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि गोरखालैंड की टेरिटोरी कहां पर लोकेटेड है। तो देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग को ये टेरिटरी देखने को मिलती है गोरखालैंड की, और ये दार्जिलिंग और कलिम्पोंग एरियाज पर स्थित है। और ये एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैसे कि अभी अपन ने इसमें बोडोलैंड के बारे में बात करी थी ना, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो वैसे ही ये भी एक वेस्ट बंगाल की एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोग को देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि ये ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट के चलते बनाई गई है, यानी कि 3 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। एक थी वेस्ट बंगाल, दूसरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरी थी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। तो 2011 में जो है वो एग्रीमेंट के चलते इसको सेटअप किया गया था। और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने रिप्लेस किया था दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को। जो दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां देखने को मिलती हैं उनको 23 सालों तक एडमिनिस्टर किया था, प्रशासित किया था इसी काउंसिल के द्वारा, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के द्वारा, जो कि 1988 में सेटअप की गई थी। और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 3 पहाड़ियां मौजूद हैं, 3 हिल्स यहां पर हम लोग को देखने को मिलती हैं। दार्जिलिंग हिल हो गई, कोरसियोंग और मिरिक। तो ये पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे लोकेशन इसकी पूछी जा सकती है, तो आपको ये लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए। और ये कुछ एरिया हम लोग को सिलीगुड़ी सब डिवीजन का देखने को मिलता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट। और पूरा का पूरा एरिया जो कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का है, तो वहां पर ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो सेटअप की गई है। तो आपको बस मोटे मोटे तौर पर ये हिल्स के नाम पता होना चाहिए कि ये हिल्स वेस्ट बंगाल में है, और आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, और कुछ एरियाज हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इस क्षेत्र पर जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो इंडिपेंडेंट हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए, अब लगातार इस टॉपिक के अंदर, यानी हमने 2 टॉपिक्स देखे जहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात हुई है। तो आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 17 अगस्त 2020 के वीडियो पे जाना है। इस वीडियो के अंदर 2 मिनट 34 सेकंड पर मैंने आपको ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें 6 शेड्यूल के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, तो आप जाइए और इस टॉपिक को अच्छे से पूरा देख लीजिए अगर नहीं देखा है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के टॉपिक को देख लिया है तो वो आप एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए आपको ये टॉपिक कैसे मिलेगा, तो यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है ना, वहां पर आपको लिखना है 17 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सबसे पहले लिस्ट में वीडियो आएगा वो यही वाला वीडियो होगा। इस वीडियो के 17 अगस्त वाले वीडियो के 2 मिनट 34 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास लेक्चर्स की पीडीएफ आती है, आपको सिंपली इस पेज पर आकर ये 2 मिनट 34 सेकंड पे क्लिक करना है। आपके सामने वीडियो जो है वो
उसी यानी कि 2 मिनट 34 सेकंड से ओपन होकर नजर आ जाएगा, यानी कि ये टॉपिक आपके सामने खुल जाएगा कुल मिला के, राइट। यानी कि आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। लगातार 2 टॉपिक्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात हुई, तो ये जरूर देख लेना आप, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया और जापान जो है वो फाइनलाइज करने वाली है अपने एक एग्रीमेंट को, जिसको साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट नाम दिया जा रहा है। और ये एग्रीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी का हम लोग को देखने को मिलेगा। दोनों कंट्री मिलकर 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कुछ चुनिंदा एरियाज पर मिलकर काम करने वाली हैं। उसको लेकर ये एग्रीमेंट है जो कि अपने फाइनल स्टेज पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोनों कंट्री जो है वो प्रमोट करेंगी कॉपरेशन को, यानी कि आपस में मिलकर काम करेंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करेंगी, रिसर्च डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पर फोकस करेंगी इन एरियाज की, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा करी, बात करी। तो एक जनरल आइडिया आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया और जापान के बीच में ये साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट आने वाला है। जब आएगा तब हम लोग और डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बट अभी के लिए एक जनरल जानकारी रखो। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है और ये रिपोर्ट आती है हर 2 सालों में एक बार। ये रिपोर्ट जो है वो पूरे दुनिया भर की ऑडियंस को, जनता को बताती है, बिल्कुल एक्यूरेट एस्टिमेशन देती है कि पूरे दुनिया भर में गरीबी का क्या स्तर है। तो ये रिपोर्ट आपके लिए काफी काम की है, स्पेशली मेंस में आप इस रिपोर्ट का उपयोग करेंगे आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि देखो, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे इस बार मेंस के अंदर, और अगले साल भी कोरोना वायरस से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, या पेंडेमिक से रिलेटेड, महामारी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो देखो, आप अगर आंसर में सोर्सेज अगर मेंशन करते हो ना कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के द्वारा, यानी कि ये जो रिपोर्ट है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के द्वारा ये चीजें बताई गई थी, और तो भी आपका आंसर जो है वो एक अच्छी तरीके से आपके आंसर को सपोर्ट मिलता है, और जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको पता लग जाता है कि हाँ यार, ये जो सामने वाला जो इंडिविजुअल है इसने बहुत अच्छी अपनी तैयारी करके आया है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका आप जरूर इस्तेमाल किया करो, जिससे कि आपका आंसर जो होगा ना वो बहुत बेटर बनता है, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर यही चीज बताई जा रही है कि कोरोना वायरस के कारण जो है वो और भी तेजी से गरीबी जो है वो पूरे दुनिया भर में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते थे, आपको पता है कि यार कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी की हालत खराब हुई, और हम लोग को पता ही था क्योंकि काफी सारे लोगों की जॉब चली गई। एक तो दूसरी बात, जो लोग डेली वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट थे, जैसे कि अगर हम लोग लेबर वर्कर्स की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद है पूरी, और लेबर वर्कर्स हुए तो वो ये सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। और भी काफी सारी दूसरी एक्टिविटी, सब कुछ बंद है, राइट। तो उसके चलते काफी सारे लोग जो है वो जो ऑलरेडी गरीबी में थे, तो वो तो एक्सट्रीम पॉवर्टी के उस तरफ बढ़ गए हैं आगे, यानी कि और भी अत्यधिक गरीबी की तरफ जो है वो आगे चले गए हैं, और जो गरीब नहीं थे वो भी ढल गए हैं गरीबी में, यानी कि गरीबी में एंटर हो गए। तो ये एक बड़ा इशू सामने आया है। तो आप अपने आंसर में ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक बाइनियल रिपोर्ट, और रिपोर्ट का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है वो ये वाली चीज बता रही है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो पूरे दुनिया भर में बढ़ने की संभावना है। इस रिपोर्ट का एस्टिमेशन ये। तो अगर आप देखो, आप इस प्रकार की सिर्फ रिपोर्ट का ही नाम लिख दोगे ना, आपने बात कही वही कि पूरे दुनिया भर में गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बट आपने आपके आंसर को एक ऑफिशियल रिपोर्ट के साथ जो है वो अटैच कर दिया। तो ये एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटी होती है कि कोई भी अगर वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो ऑफिशियल किसी सोर्स को अटैच करते हुए अगर अपना स्टेटमेंट देते हैं तो उनका स्टेटमेंट काफी अच्छा रहता है। आप देखना कभी भी, जैसे कि कल को आप जब IAS IPS बनोगे तो आपको जो भी स्टेटमेंट मीडियाज में देने होंगे तो उसको, उस स्टेटमेंट को आप फैक्ट्स एंड फिगर से या ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह से सपोर्ट करोगे ही करोगे, जिससे कि आप जिस भी, यानी कि आपकी ऑडियंस को जो आप बता रहे हो चीजों के बारे में, तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ यार, आप पूरे डेटा जो दे रहे हो वो फैक्चुअल डेटा है, राइट। जैसे NCRB, क्राइम क्या है आपकी सिटी में, ऐसा अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे कि NCRB के डेटा के थ्रू ये क्राइम की रिपोर्ट है और इस पर हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि नॉलेज लेवल जो है वो सामने नजर आता है। तो ये एक ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है यार, सिर्फ एक आपको लाइन लिखनी है और उसी लाइन में आपके आंसर का इंपैक्ट आप खुद देखना, जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। चलो एनीवेज, ये वाली चीज मुझे आप लोग को बतानी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इस प्रकार की छोटी मोटी ट्रिक है। इसके अलावा देखो, इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ऑलरेडी हम लोग क्लाइमेट चेंज के इशू से जूझ रहे थे, पूरे दुनिया भर में स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिल ही रहा था ऑलरेडी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, राइट। और इस प्रकार के इंपैक्ट्स देखने को मिल रहे थे, काफी सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण गरीबी रेखा में जो है वो जाते जा रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने की हमने बहुत कोशिश करी थी,
बट कोरोना वायरस ने इस कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया और बहुत बुरी स्थिति जो है वो अब आने वाले समय में गरीबी को लेकर जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज यहां पर इस रिपोर्ट ने रिफ्लेक्ट करी है। और 88 मिलियन और भी ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। और यानी कि आप ये कह सकते हो कि जिन लोगों की कमाई 1.50 यूएस डॉलर से कम की है पूरे दिन की, यानी कि पर डे की उनकी कमाई 1.50 यूएस डॉलर से कम की है, $1.50 से कम की है, तो उन लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे काफी सारे लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में जो है वो एंटर करने वाले हैं, राइट। और इसमें टोटल 150 मिलियन ऐसे इंडिविजुअल्स यहां पर हम लोग को अब देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा सबसे बुरा हाल किन पर्टिकुलर क्षेत्रों को होने वाला है, तो जिन क्षेत्र में, जिन कंट्रीज में ऑलरेडी गरीबी का स्तर काफी हाई था, तो उन एरियाज पे, उन कंट्रीज में और भी ज्यादा ये स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी सारे नए गरीब जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये वाली बात बोली जा रही है कि सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया के अंदर बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलेगी गरीबी के मामले में। ये इस रिपोर्ट ने जो है, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने जो है वो बताया है, इनका प्रोजेक्शन है, यानी कि एक्सपेक्टेशन इनकी इस प्रकार की है कि इस क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और करना क्या चाहिए, तो देखो इन्होंने ये चीज कही है कि अगर डेवलपमेंट प्रोग्रेस करनी है, यानी कि डेवलपमेंट अगर करना है और पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो कंट्रीज को सबसे पहली बात तो पोस्ट कोरोना वायरस यानी कि कोविड के बाद कंट्री को सेक्टर स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। जैसे कि इनको कैपिटल, लेबर, स्किल और इनोवेशन, इन पर्टिकुलर एरियाज को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा और इनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर यही वाली बात बोली गई ना कि इन पर्टिकुलर पूरे जो एरियाज हैं, तो उनके लिए न्यू बिजनेसेस और सेक्टर जो है वो ओपन अप करने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए लेकर आनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली उनके लिए वेरियस पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, टारगेटेड पॉलिसीज वगैरह, राइट। तो इस पर बेसिकली काम करने की आवश्यकता है। तो ये था पूरा ओवरऑल रिपोर्ट, जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए, राइट। गाइस, अब इस न्यूज में बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर गूगल एंटी ट्रस्ट केस जो है वो फेस करने वाला है। इसके अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट केस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट केस जो है वो इंडिया में सामने आया है। इससे पहले भी हम लोग को एंटी ट्रस्ट केस गूगल के अगेंस्ट देखने को मिला। ये चौथा एंटी ट्रस्ट केस है गूगल के अगेंस्ट इंडिया में। इवन यूएसए और चाइना के अंदर भी गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट केसेस ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, एंटी ट्रस्ट है क्या, ये एंटी ट्रस्ट कानून है क्या? तो पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। मुझे पता है थ्योरी में से बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, बट फिर भी एक बार पढ़ लो, जिससे कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को, तब आप रिलेट कर पाए थ्योरी से इस टॉपिक को। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो इसको कंपटीशन लॉ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको डेवलप किया गया कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से, यानी कि जो ग्राहक होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इसको डेवलप किया गया है। और किस चीज से प्रोटेक्शन? जो बिजनेस की जो प्रैक्टिसेस होती है प्रीडेटरी, यानी कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके चलते कंज्यूमर को नुकसान होता है, घाटा होता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को बचाने के लिए इस चीज को लाया गया है, एंटी ट्रस्ट लॉ को लाया गया है। ये इंश्योर करता है कि मार्केट में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ये प्रोटेक्ट करता है मोनोपोलीज के अगेंस्ट, और जो भी डिसरप्शन हम लोग को प्रोडक्टिव एब और जो कंपटीशन के फ्लो में देखने को मिलता है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो ये प्रोटेक्शन देता है, गार्ड देता है ये पर्टिकुलर कानून। तो आई नो कि आपको इसमें से बहुत सारी चीजें अब समझ में नहीं आई होगी, बट अब जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा उससे ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या बोला कि ये एक कंपटीशन लॉ है, कंपटीशन कानून है। एक मार्केट के अंदर गाइस आप जानते हैं कंपटीशन होता है। एक मार्केट के अंदर आपको एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको 4 दुकानें मिल जाएंगी, यानी कि कंज्यूमर के पास जो है वो 4 दुकान में जाने का ऑप्शन होता है। जैसे कि मान के चलो कि आप 4 कपड़े की दुकान है, ठीक है, 4 कपड़े की दुकान एक मार्केट में, आप जाकर किसी भी पर्टिकुलर कपड़े की दुकान से कपड़ा परचेज कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक कपड़े की दुकान में गए, आपको पसंद नहीं आया, आप दूसरे में गए, फिर आप तीसरे में गए, फिर आपने चौथे से उठा ली। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक प्रोडक्ट की एक दुकान में जाकर आप प्रोडक्ट का प्राइस ले सकते हो कि कपड़ा कितने का है, फिर दूसरे में जाकर उनसे पूछ सकते हो, आपको जहां पर भी किफायती, सस्ता और अच्छा मिलेगा तो आप वहां से परचेज कर लोगे। तो ये क्या चीज हुई, कंज्यूमर के पास ऑप्शन हुए और कंपटीशन भी मार्केट में चल रहा है। आपस में दुकान वाले कंपीट कर रहे हैं, डिस्काउंट देकर, अपने पास अच्छी क्वालिटी रखकर, है ना। इस प्रकार का फेयर कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट कुछ ऐसी प्रेडेटरी बिजनेस प्रैक्टिस होती है जिसमें कि ये फेयर कंपटीशन जो होता है वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं होता, और इससे नुकसान होता है कंज्यूमर को, ग्राहकों को। अब ये कैसे होता है, तो अब आप इस एग्जाम्पल को सुनो
और इमेजिन करो जैसे पूरे दुनिया भर में मान के चलते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही मार्केट है जहां से पूरे दुनिया भर के लोग सामान परचेज करते हैं। अब इस मार्केट के अंदर एक बहुत ही पैसे वाला और मैन पावर वाला व्यक्ति, यानी कि गुंडे वगैरह अपने साथ रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, गुंडा था एक, हम ये मान लेते हैं एक गुंडा व्यक्ति, उसने एक दुकान खोली मार्केट के अंदर, एक कपड़े की दुकान खोली, और उसने वहां पर जो रिमेनिंग जितने भी कपड़ों की दुकान थी उसको उसने बंद करा दिया, लोगों को धमकी देकर, यानी कि दूसरी दुकान वालों को ये बोलकर कि अगर कंटिन्यू करोगे अपने बिजनेस को तो मार दिए जाओगे। तो इस प्रकार से धमकी दी उसने और पूरी दुकानें वगैरह बंद कर दी। तो अब इससे क्या नुकसान होगा कंज्यूमर को? तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अब जो ये दुकान वाला एक मार्केट में है, यानी और सिर्फ एक ही दुकान से जो है वो ये कपड़े खरीदे जा सकते हैं, तो जब कंज्यूमर उस दुकान पे जाएगा तो दुकान वाला अपने मन मर्जी के रेट जो है वो कंज्यूमर को देगा, और कंज्यूमर की मजबूरी होगी कि उसको वहीं से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए उस मार्केट के अंदर और कोई ऑप्शन उसके पास अवेलेबल नहीं है। और मैंने आपको इसलिए इमेजिन करने को बोला था कि पूरे दुनिया भर में सिर्फ एक ही मार्केट इमेजिन करो, नहीं तो फिर स्टूडेंट लिख दें कि सर दूसरे मार्केट से भी तो जाके कंज्यूमर परचेज कर सकता है, बट उस मार्केट के लिए तो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है ना, ये भी आप समझो इस तरीके से। बट मैंने आपको इसलिए इमेजिन करने को बोला था कि एक ही मार्केट आप सोचो, जिससे कि फिर इस प्रकार के आप कंफ्यूजन में नहीं आ जाओ। बट हाँ, अगर मल्टीपल मार्केट्स होते हैं तो कंज्यूमर जो है वो दूसरे मार्केट जाकर डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। बट ऑब्वियस ही बात है गाइस, अगर कंज्यूमर की जो प्लेस है, रेसिडेंशियल प्लेस है, उससे अगर वो दूसरा मार्केट अगर 50 किलोमीटर की दूरी पे या 10 किलोमीटर की भी दूरी पे क्यों ना हो, तो भी कंज्यूमर को लगता है ना कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, यहीं से लो छोड़ो। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? कंज्यूमर का हो रहा है। और ये अनफेयर प्रैक्टिस चल रही है कि कंपटीशन जो है वो रोक दिया गया है और मोनोपोली जो है वो एक पर्टिकुलर दुकानदार ने क्रिएट कर दी है। तो इसको अपन एंटी ट्रस्ट कहते हैं। और गूगल के अगेंस्ट ये एंटी ट्रस्ट किस चीज को लेकर सामने आया है? तो ये स्मार्ट टीवी को लेकर सामने आया है। स्मार्ट टीवी जैसे Xiaomi वगैरह की हम लोग को देखने को मिलती है, तो यहां पर इसके ऊपर गूगल के ऊपर आरोप लगे कि गूगल अपनी टीवी में या अपनी चुनिंदा कंपनी की टीवी में पूरे फीचर्स दे रहा है एंड्रॉइड के, दूसरी कंपनी की टीवी में नहीं दे रहा, और पैसा उतना ही चार्ज कर रहा है। वो कुछ फीचर वगैरह जो है वो डिग्रेड कर रहा है, यानी कि जो अपडेटेड फीचर्स होने चाहिए टीवी के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर, तो वो सब चीजें अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो ये ऐसी चीजें जो है वो इसके आरोप इसके ऊपर लगे कि इसने अपनी मोनोपोली जमा ली और ये अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और हालांकि गूगल के ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं इस प्रकार के, इसके एंड्रॉइड प्ले स्टोर को लेकर भी। तो ये था मेनली पूरा केस, जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको। इसके अलावा इंडिया का जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंडिया का एंटी ट्रस्ट कानून है। इसने रिप्लेस किया था मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को। ये कानून प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को, जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइज, यानी कि मैंने आपको अभी बताया था एग्जांपल के तौर पर कि एक कोई बड़ी कंपनी आ गई तो वो अगर मतलब इलीगल प्रैक्टिस अगर कर रही है जिसमें छोटी कंपनीज वगैरह जो है उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो उस चीज को भी जो है वो चेक किया जाता है और बैन किया जाता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो बड़ी एंटरप्राइजेस जो है वो ना करें, राइट। डोमिनेंट पोजीशन अपनी हासिल ना करें, मोनोपोली अपनी क्रिएट ना करें, राइट। इसके अलावा जो भी मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब खरीद लेती है या फिर दो कंपनी जो है वो आपस में मर्ज करती हैं, तो उसमें भी अथॉरिटीज चेक करती है, देखती है कि कहीं कंज्यूमर को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, कहीं एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, राइट। तो इन सब चीजों को नोटिस किया जाता है और ये सब चीजें बैंड है, राइट। इसके अलावा देखो ये बैंड नहीं है कि मर्जर और एक्विजिशन होता है दो कंपनीज का आपस में मर्जर भी होता है, दो कंपनीज आपस में मिलकर एक हो जाती है, जैसे कि आइडिया और वोडाफोन, आपको पता होगा। इसके अलावा एक्विजिशन भी होता है, जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था, खरीदने वाला यानी कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है, तो इसके पीछे इसको रेगुलेट किया जाता है। इसके पीछे ये देखा जाता है कि कहीं कंज्यूमर को तो नुकसान नहीं होगा, कहीं कोई एक कंपनी अपनी मोनोपोली तो क्रिएट नहीं कर देगी। तो इन सब चीजों को जो है वो चेक किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे इस प्रकार की जो प्रेडेटरी बिजनेस एक्टिविटीज या प्रैक्टिसेस हम लोग को देखने को मिलती है, तो उससे कंज्यूमर को बचाया जा सके, राइट। और इसके अंदर एक प्रोविजन हम लोग को, इस कानून के अंदर एक प्रोविजन देखने को मिलता है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को 2003 में। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यही होता है, पूरी निगरानी रखना, देखना, चेक करना कि कहीं किसी प्रकार से उल्लंघन तो नहीं हो रहा है कंपटीशन एक्ट 2002 का, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है एयरफोर्स डे के बारे में। तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 8 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि इस दिन बताया गया था 1932 में, बिफोर इंडिपेंडेंस,
तो एयरफोर्स इंडिया के अंदर शामिल की गई थी। उस समय ये रॉयल एयरफोर्स जो यूनाइटेड किंगडम की थी उसको ये सपोर्ट करती थी। तो ये बेसिकली सपोर्टिंग फोर्स के तौर पर 1932 में इंडिया के अंदर एयरफोर्स को शामिल किया गया था, राइट, 8 अक्टूबर को। तो इसीलिए 8 अक्टूबर को ये एयरफोर्स दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, वायु सेना दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। और पहला जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन हम लोग को इसका देखने को मिला था वो 1933 में, इसके एक साल बाद ही हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा जब इंडियन एयरफोर्स ने, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो एयरफोर्स थी, बट हालांकि उस समय उसको इंडियन एयरफोर्स नहीं कहा जाता था, उसको एक सपोर्टिव फोर्स के तौर पर लाया गया था। तो जब इसका प्रदर्शन वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखने को मिला था, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब इसने पार्टिसिपेट किया था, तब उसके बाद 1940 के समय पर, यानी कि 1940s के पीरियड में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिली, यानी कि जो एयरफोर्स इंडिया में थी उसका नाम दे दिया गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स। फिर 1950 में फाइनली हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स जो है वो उसको नाम दिया और ये आईएएफ के तौर पर अब हम लोग को देखने को मिलती है। और हमारी जो एयरफोर्स है वो चौथे लार्जेस्ट एयरफोर्स पूरे दुनिया भर की हम लोग को देखने को मिलती है। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना है कि टॉप 3 लार्जेस्ट एयरफोर्स कौन सी कंट्रीज की हैं। चौथे नंबर पर तो हमारी है, बट टॉप 3 पर कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब बात हो रही है इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बारे में, आई बॉल के बारे में। तो क्या है ये, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये एक मिशन हम लोग को इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ का देखने को मिल रहा है, जिसके तहत डीएनए बारकोडिंग रिसर्च जो है उसको यूनाइट किया जा रहा है, यानी कि पूरे दुनिया भर में बारकोडिंग की जो रिसर्च है उसको इकट्ठा किया जा रहा है एक जगह पर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। और ये रिसर्च अलायंस जो है इसमें हम लोग को टोटल 26 कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके तहत ये अलग अलग क्षेत्र पर डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो अलग अलग स्पीसीज की कर रही हैं। ये है क्या, मैं आपको बताता हूं इजी तरीके से, तब जाकर इस टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है गाइस कि इनका जो काम होता है ये फोकस करते हैं जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में जो भी स्पीसीज हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोई भी पर्टिकुलर पशु है, पक्षी है, तो वो जो स्पीसीज होते हैं तो उनका ये डीएनए निकालते हैं, राइट। और डीएनए निकालकर इसकी सीक्वेंसिंग कर इसको कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इसकी ह्यूमंस का एक चीज पता है आपको कि सभी के डीएनए अलग अलग होते हैं, बट डीएनए का पैटर्न जो होता है वो मोर और लेस सिमिलर ही हम लोग को देखने को मिलता है। बट हाँ, वो थोड़ा सा अलग उसमें यानी कि वेरिएशंस होते हैं, बट पैटर्न एक जैसा ही होता है, राइट। कहने वाली बात ये हुई कि जैसे कि ह्यूमन जो है वो 2 पैर पे चलते हैं, और ह्यूमन जैसे आप यार ह्यूमन को देखोगे तो आपको पता लग जाए ना ये ह्यूमन है। जानवर को देखोगे, डॉग को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये डॉग है। और डॉग की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, अलग अलग प्रजातियां, उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पूरी प्रजातियां डॉग की है। ह्यूमंस आप देखोगे, ह्यूमन चाहे वो अमेरिका का हो, यूरोप का हो, कहीं कहीं भी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ह्यूमन ही होता है, राइट। बट वो दिखते अलग अलग है। तो कहने वाली बात मेरी ये है कि जो डीएनए होता है ना उसका पैटर्न एक तरीके का होता है, बट उसमें वेरिएशंस होते हैं, राइट। तो वही वेरिएशंस के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि हर एक का इंडिविजुअल का डीएनए जो होता है वो अलग अलग होता है, बट पैटर्न एक जैसा होता है। तो यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि अलग अलग स्पीसीज की जो डीएनए की सीक्वेंसिंग की जा रही है, जिसके तहत हम लोग अलग अलग स्पीसीज के डीएनए को स्टोर करके रख सकें, राइट, जिससे कि उनके ऊपर फर्दर रिसर्च की जाए अगर जब भी आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े तो इस चीज को जो है वो मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग का स्टोरेज कहा जाता है। और ये पूरे दुनिया भर का एक सिंगल प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर बहुत सारी स्पीसीज जो है उनका डीएनए सीक्वेंसिंग उनकी करके उनको स्टोर किया जा रहा है, राइट। तो यही है पूरा आई बॉल मिशन, राइट। तो ये इंटरनेशनल बारकोड लाइफ का जो ये मिशन है वो यही है कि पूरे दुनिया भर के जो रिसर्चर्स हैं जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, स्पीसीज के डीएनए को निकालकर स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो वो जो पूरे जितना भी रिसर्च है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरिया पे, अलग अलग जगह पर, वो सभी रिसर्च को जो है वो कोलैबोरेट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इसको स्टोर करना, रखना। तो यहां पर 26 कंट्रीज टोटल इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिलती हैं। इनके अलग अलग लेवल इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की, और अलग अलग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। और आई बॉल जो है ये सक्सेसफुली एक्सटेंड हो गई है, अलग अलग एरियाज पर हम लोग को देखने को मिल रही है। काफी सारी स्पीसीज जो है इसमें अब शामिल हो गई है इनके डेटा में, राइट। बारकोड ऑफ लाइफ डेटा सिस्टम, जिसको बोल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। और 2010 में आई बॉल जो है इसने अपने टारगेट जो है, इसका जो टारगेट फेज 1 का जो टारगेट था तो वो इसने शुरू किया था, जो कि अभी 2019 में खत्म हो गया है। अब दूसरा इसका फेज 2 का टारगेट जो है वो 2019 से शुरू हो गया है, बट इसका टारगेट ये जो था, इसके तहत इसने 5 लाख स्पीसीज जो है उसको रिकॉर्ड किया है, यानी कि उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो तैयार करी है। ये देखो, ये लिखा है डीएनए सीक्वेंस। तो इसमें ओवरऑल टास्क जो होता है आई बॉल रिसर्चर का वो यही होता है कि वो कलेक्ट करते हैं
और मतलब जो भी सीक्वेंसिंग इसकी होती है डीएनए की, पहले डीएनए कलेक्ट किया जाता है स्पीसीज का और फिर उसको सीक्वेंस करके उनको स्टोर किया जाता है। तो वैसे ही जो है ये सिंगल प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है डीएनए स्टोरेज का। काफी सारे स्पीसीज जो है उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग करके उनके डीएनए को जो है वो स्टोर किया हुआ है। और आईबॉल जो है ये एक कैनेडियन नॉन फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये मैं आप लोग को एक लिंक दे रहा हूं, ये अगर आप जब भी फ्री टाइम आपको मिले इस लिंक पर जाकर देख लेना कि कैसे इसकी वेबसाइट होती है, किस प्रकार से ये आईबॉल का काम देखने को मिलता है। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर भी एक आइडिया आपको लग जाए, एक बार आप नजर फेर लो बस। तो इसलिए फ्री टाइम पे ऐसी चीजें करते रहना चाहिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह होती है ना कुछ कुछ, तो उनको जाकर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप जाकर देखोगे खुद से तब एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो टॉपिक के ऊपर आपकी डेवलप होती है, बनती है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस प्रकार का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेट किया जा रहा है, काफी सारी कंट्रीज को इसमें शामिल किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देखो ये इनके हेलमेट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है RAF लिखा हुआ है, रैपिड एक्शन फोर्स। तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है गाइस ये एक स्पेशलाइज्ड विंग हम लोग को देखने को मिलती है CRPF की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, और इसको लाया गया था 1992 में, शामिल किया गया था 1992 में। इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कहीं पर भी दंगे वगैरह होते हैं या दंगे जैसी स्थिति जब पैदा होती है, राइट, जब क्राउड वगैरह एक जगह पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, कोई फंस गया होता है तो उसको निकालने के लिए, जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो फंस गया तो रेस्क्यू करने के लिए इनका उपयोग होता है। यानी ये जो बॉडी है, ये जो फोर्स है, तो ये इन सब मतलब एरियाज पर काम करती है, यानी कि ऐसे ऐसे चीजों पर काम करती है ये, राइट। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी ऐसी स्थिति डेवलप हो रही है शांति वाली, तो उस पर भी जाकर ये फोर्स एक्टिव हो जाती है और काम करती है, स्थिति को कंट्रोल करने का काम करती है, राइट। इसका मोटो हम लोग को जो देखने को मिलता है वो है सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पुलिसिंग, संवेदनशील पुलिसिंग के साथ मानवता की सेवा। तो इसका आदर्श वाक्य है, मोटो है। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इसकी 28वीं एनिवर्सरी अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिली थी, तो ये टॉपिक न्यूज में था। तो बट आपको सिर्फ RAF के बारे में जनरल डिटेल पता होनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। ज्ञान सर्कल वेंचर्स की यहां पर बात हो रही है, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है, ज्ञान सर्कल वेंचर्स का। ये ज्ञान सर्कल वेंचर्स क्या है गाइस? तो ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या होता है। आप ये मान के चलो एक ऐसा ग्रुप जो कि स्टार्टअप्स को जो है वो हेल्प करता है, उनको प्रमोट करने पर मदद करता है उनकी, यानी उनको प्रमोट करता है, उनको फंडिंग उनको कहां से मिले तो उस पर उनकी सहायता करता है, उनकी काउंसलिंग करता है जिससे कि वो ग्रो कर पाए। तो इस प्रकार के जो यूनिट्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनको इंक्यूबेटर कहा जाता है। तो ये बिजनेस इंक्यूबेटर हम लोग को, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, जितने भी टेक्नोलॉजी बिजनेसेस होते हैं तो उनकी मदद करेगा, उनकी काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड कराएगा। तो ये ज्ञान सर्कल वेंचर हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा पर्टिकुलर यूनिट, ऐसी बॉडी जो कि टेक्नोलॉजी बिजनेस की मदद करेगी, राइट। उनको वेरियस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया, काउंसलिंग सपोर्ट हो गया, फंडिंग कैसे रेज करनी है उसकी जानकारी, तो इस प्रकार से जो है वो सपोर्ट करने का काम इस ज्ञान सर्कल वेंचर का होगा। और इसको फंडिंग दी जाएगी MITI के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और बेसिकली इसका नेतृत्व किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिरी सिटी जो चित्तौड़ में हम लोग को देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में, उसके द्वारा। और इसके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये काम क्या करेगी, तो ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन और डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टाइड 2.0 इंक्यूबेटर सेंटर के तौर पर ये काम करेगी, राइट। और ये इनोवेशन और स्टार्टअप का एक हब होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे स्टार्टअप्स को, राइट। और साथ ही साथ मतलब अलग अलग तरीके से जो है वो उनकी मदद करेंगे, उनकी मेंटरिंग करेंगे, काउंसलिंग वगैरह, जो मैंने भी आपको बता रहा था। तो कभी भी आप जब इंक्यूबेटर पढ़ो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, इंक्यूबेटर का मतलब ही होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं दूसरी कंपनीज वगैरह को, राइट, यानी कि हेल्प करते हैं। वो खुद स्टार्टअप नहीं होती है या खुद वो कंपनी नहीं होती है, वो एक्सटर्नल बॉडी होती है जो कि बाहर से उस कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करती है, फोकस करती है, हेल्प करती है, कुल मिला के। तो हेल्पर होते हैं एक प्रकार के, किसी भी स्टार्टअप के, किसी भी कंपनी के, इंक्यूबेटर्स। तो ये आप याद रखना थोड़ा सा, राइट। तो ज्ञान सर्कल वेंचर ये एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखो ये केकड़ा आपको नजर आ रहा है, एक एबॉट एल फूसा नम्बदा फाएंसिस। तो ये केकड़े का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये न्यू फ्रेश वाटर क्रैब स्पीसीज है, मीठे पानी का केकड़ा प्रजाति हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि अभी रिसेंटली पाया गया है नमदफा टाइगर रिजर्व में।
मेरा आपसे क्वेश्चन यही है, नमदफा टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है? कुछ दिनों पहले ही नमदफा टाइगर रिजर्व के बारे में अपन ने इवन चर्चा भी करी थी, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइएगा आप लोग। एबॉटल फूसा का नाम जो रखा गया है वो एबॉर हिल्स पर रखा गया है, जहां पर नमदफा टाइगर रिजर्व है वहीं पर ही ये हिल भी हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। और इसका जो नाम जो रखा है, ये देखो नमदफा इसका नाम रखा है ना, ये देखो आप ये आखिरी में देखो नमदफा, तो ये इसका नाम जो नमदफा रखा है ना, ये इसी पर्टिकुलर नमदफा के नाम पर ही, नमदफा टाइगर रिजर्व के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, इस केकड़े का नाम, क्योंकि इसी जगह पर ये केकड़ा पाया गया। और नमदफा जो है गाइस, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज आपको मिल जाएगी, एनिमल की स्पीसीज मिल जाएगी। यहाँ पर टाइगर, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और ये लेपर्ड्स, तो ये स्पीसीज हम लोग को कैट्स की, बड़ी कैट्स की जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, लार्ज कैट्स की। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीएस के बारे में। पीओपीएस यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो ये टॉपिक जो है गाइस, इसको थ्योरी पढ़ने से पहले इस टॉपिक की मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं, ये पीओपीएस क्या है। सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है कि जब भी इंडस्ट्री से पोल्यूशन वगैरह निकलता है, राइट, जैसे स्मोक निकल रही है ये, तो वो पूरे एनवायरमेंट में फैल जाती है, इसके बारे में आप जानते हो। बट कुछ कुछ इनमें से ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो वो एनवायरमेंट में फैलने के बाद लॉन्ग टर्म तक जो है वो ह्यूमन को इंपैक्ट करते हैं, इस पूरे एनवायरमेंट को इंपैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म तक। कैसे? तो देखो, ये जैसे कि ये गैस निकली, यानी कि ये धुआं निकला, यहां से पोल्यूटेंट्स निकला और बादल में जाकर ये समा गया, और बादल के थ्रू प्रेसिपिटेशन हुआ, रेन वगैरह हुई, और रेन के थ्रू जो ये जो पोल्यूटेंट जो था वो नीचे वापस आ गया। कहां पर गया? ये लेक मान लेते हैं, ये लेक है, लेक पे चला गया। यहां पर आप देख रहे हो किसान वगैरह जो है वो अपनी फसल वगैरह उगा रहे हैं, तो ये उनके जो फार्म लैंड है उसमें चला गया पानी, और पानी में क्या था? ये पोल्यूटेंट था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि बर्ड्स वगैरह में भी चला गया पोल्यूटेंट वगैरह, और बर्ड्स में कैसे गया? इसके थ्रू गया। यानी कि ये जो आपको एक मेंढक वगैरह दिख रहा है, जो भी पर्टिकुलर स्पीसीज आपको नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, इसने यहाँ का पानी पिया और पानी के थ्रू जो है इसकी बॉडी में गया, और इसकी बॉडी के थ्रू अब ये क्या करेगी? ये पक्षी इसको खा लेगी। अब जैसे ये पक्षी इसको खा रही है तो इसकी बॉडी के थ्रू ये ईगल की बॉडी में चला गया। इसको ऐसे और समझो, जैसे कि ये पोल्यूटेंट जो है वो क्रॉप में चला गया। मैंने अभी आपको बताया था कि पोल्यूटेंट ये निकल रहा है, ये गया बादल में, बादल के थ्रू प्रेसिपिटेशन, बारिश हुई, और बारिश के थ्रू जो है ये क्रॉप में चला गया। अब जब ये इस क्रॉप को ह्यूमन खाएंगे तो वो पोल्यूटेंट ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाएगा, एंड ये पूरा जो फूड वेब जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, तो उसी के आधार पर ये पोल्यूटेंट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करते हैं। एंड सबसे खतरनाक बात इस पोल्यूटेंट की ये है कि जैसे ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर करता है, यानी कि जैसे जैसे फूड वेब जो है या फूड साइकिल जो है वो आगे बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये पोल्यूटेंट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, भारी मात्रा में इंक्रीज होता है, जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए काफी खतरनाक बन जाता है और ह्यूमन की हेल्थ को रिस्क में जो है वो ढकेल देता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग इस पे क्रिएट करनी है। पीओपी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको दो चीज सिर्फ ध्यान में रखनी है, मेनली मोटे मोटे तौर पर। एक चीज की ये पोल्यूटेंट है जो कि एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहता है, और ऐसा पोल्यूटेंट जो कि ह्यूमन की बॉडी में भी आ जाता है और कंज्यूम करने के थ्रू आता है, यानी खाने के थ्रू आता है, राइट। और जैसे जैसे ये फूड साइकिल चेन में आगे बढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जैसे मान लेते हैं ये घास है, अब इस घास को एक बकरा खाएगा, ठीक है, हम मान लेते हैं, और बकरे ने इस घास को खाई, और जैसे ही बकरे ने इस घास को खाई और उस समय बकरा ईद चल रही थी, तो वो बकरा कट गया और वो बकरा जो है वो ह्यूमंस के पेट में चला गया। अब इस बकरे ने इस घास को खाया था, और ये जो घास है इसमें पोल्यूटेंट था, और ये घास जो है वो बकरे की बॉडी में गई, और बकरे की बॉडी से ये ह्यूमन की बॉडी में चली गई। और हाँ, जैसे से मैंने आपको बताया कि फूड चेन साइकिल जब इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ही इसका जो इंपैक्ट है वो भी बढ़ता है। जैसे कि हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि जो एनर्जी का सोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी लेवल पर होता है, क्रॉप्स पे सबसे ज्यादा होता है। और जो भी इंसान जैसे हरी सब्जियां खाता है, क्रॉप्स वगैरह कंज्यूम करता है, यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो वो हाईली एनर्जेटिक पर्सन हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि जो बेसिक और मेन सोर्स जो एनर्जी का होता है वो डायरेक्टली हम लोग को ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही देखने को मिलता है। आपको पता होगा इसके बारे में, आप जानते हैं इसके बारे में, राइट। यानी कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी वगैरह करते हैं, अपने लिए खाना वगैरह बनाते हैं, तो सब, और प्लांट को ये सन एनर्जी मिलती है खाना को बनाने के लिए। तो जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? सन है। अब सन की एनर्जी जो आती है वो इस पर्टिकुलर क्रॉप में जाती है, और क्रॉप के थ्रू वो एनर्जी जो होती है वो दूसरे यानी कि जिस प्रकार से जैसे इस क्रॉप को बकरे ने खाया, फिर बकरे को ह्यूमन ने खा लिया, राइट। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है साइकिल, वैसे वैसे एनर्जी
रिड्यूस होती है। बट पीओपी के केस में ऐसा नहीं है। पीओपी के केस में जैसे जैसे साइकिल जो है वो इंक्रीज होगी वैसे वैसे एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो इस रिलेशनशिप को आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। तो इस पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप रखो। और स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये एक प्रकार का स्टॉकहोम के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, और ये एग्रीमेंट था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर, पीओपीस के ऊपर, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट के तहत क्या फोकस किया जाता है कि काफी सारे ऐसे इन्होंने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो है, इसको ये बैन करते हैं कि जो भी कंट्रीज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को या स्टॉकहोम कन्वेंशन को साइन करती है, तो उस कंट्री के लिए ये मैंडेटरी है कि वो जो भी इस लिस्ट में इन्होंने जो बैन किया हुआ है, अलग अलग पीओपीस पॉल्यूटेंट्स को जो इन्होंने बैन किया है, तो वो पॉल्यूटेंट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से बैन रहने चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसके कंजम्पशन से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, कैंसर के केसेस काफी आम हो जाते हैं इसके कंजम्पशन से, पीओपीस के, राइट। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है, इन्होंने 7 केमिकल्स जो हैं जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की लिस्ट में मौजूद हैं, तो इसको इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है, यानी कि शामिल कर दिया है कि ये 7 जो पॉल्यूटेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, 7 केमिकल्स जो है वो इंडिया के अंदर बैन हो जाएंगे, इंडिया के अंदर इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। और ये 7 केमिकल्स कौन से, तो आप वीडियो को पॉज करो और ये 7 केमिकल्स के पूरे नाम आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कौन से ये केमिकल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी का अप्रूवल दिया है। और कैबिनेट ने जो है, ये इसकी जो पावर्स होती है, कैबिनेट के पास पावर कि मतलब किस केमिकल को जो है वो रेक्टिफाई करना है, तो वो वाली पावर जो है ये अलॉट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी। यानी कि ये अपनी पावर जो है वो शिफ्ट करती है, देती है कि ये 2 मिनिस्ट्रीज जो है ये भी स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत जो पावर कैबिनेट को मिली हुई है, तो वो सेम पावर का उपयोग जो है, इस्तेमाल जो है, ये दोनों बॉडीज भी जो है वो कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है? अब इंडिया ने जो इस चीज को, इस प्रोसेस को जो लागू किया, ये 7 केमिकल्स को बैन किया, तो इससे फायदा ये होगा कि इंडिया को ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का फाइनेंशियल रिसोर्स जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा। देखो, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी में क्या होता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी ये कंट्रीज है जो कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, राइट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है, क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हैं, तो ऐसी जो कंट्रीज होती हैं उनको फंडिंग जो है, उनको ग्रांट जो है वो ऑफर करती है ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो ये जो ग्रांट्स मिलता है अलग अलग कंट्रीज को, तो वो उसी के आधार पर मिलता है कि वो कंट्री जो है वो कितनी बेहतर तरीके से, कितने सटीक तरीके से इंटरनेशनल नियमों को जो है वो फॉलो कर रही है। जैसे कि स्टॉकहोम, ये अपन ने कन्वेंशन की बात करी, तो ये वन ऑफ द मतलब ऑब्वियसली बात है, ये पॉल्यूटेंट्स को कम करने को लेकर ये इनिशिएटिव है। तो अगर जो भी कंट्री ऐसे इनिशिएटिव्स को अपनी कंट्री में लागू कर लेती है, तो उससे इंप्रेस हो जाती है जीईएफ और उनको और फंडिंग वगैरह ऑफर कर देती है, ग्रांटेड एड ऑफर कर देती है, जिससे कि उस कंट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज के इश्यूज जो है वो और ज्यादा ना आए, राइट। और मतलब लोगों की हेल्थ वगैरह, सेहत वगैरह जो है वो इस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स के कारण जो है खराब ना हो। तो इस पर अगर कोई कंट्री स्पेशली फोकस करती है, तो उन कंट्री को टारगेट करते हैं, उनको फंडिंग दी जाती है कि वो और भी बेहतर तरीके से काम करें, राइट। तो इससे फायदा यही होगा कि हमें फंडिंग मिल जाएगी, हमें पैसा मिल जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्स मिल जाएगा जीईएफ का, राइट, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम लोग अपने नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान को अपग्रेड करेंगे, और जो कि अपन कर ही रहे हैं, राइट। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें, पीओपीस को लेकर जो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन थी वो 2001 में साइन हुई थी, बट ये लागू हुई थी 2004 से, राइट। और इसके अलावा इसका मेन एम यही है कि इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो इनको हमें बैन करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, इनको खत्म कर देना है, राइट। तो इसका मेनली फोकस ये होता है, क्योंकि ये जो काफी डेंजरस हो जाते हैं ये पीओपीएस। तो 1995 में गवर्निंग काउंसिल हम लोग को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की देखने को मिली थी। इन्होंने एक ग्लोबल एक्शन की चर्चा करी कि एक ग्लोबल एक्शन पूरे दुनिया भर के लिए एक एक्शन सामने लाना चाहिए पीओपीस के लिए, राइट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए। तो ये ऐसी चीज जो है वो लानी चाहिए, इसको लेकर इन्होंने चर्चा करी वहां पर, और इन्होंने डिफाइन किया कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि एनवायरमेंट में काफी लंबे समय तक रहता है, बायो एक्यूमुलेट होता है ये फूड वेब के थ्रू। जो मैं भी आपको समझा रहा था कि जैसे कि वही चीज मैंने आपको बताई कि एक चिकन है, चिकन ने कुछ खा लिया, ये पॉल्यूटेंट्स पीओपी खा लिया, और उस चिकन को काट कर अगर ह्यूमन ने खा लिया, तो वो ट्रांसफर होता है ये पूरा पॉल्यूटेंट। तो ये इसी चीज को हम लोग जो है वो बायो एक्यूमुलेट थ्रू फूड वेब जो है वो कहते हैं, और ये काफी रिस्की होता है। ये ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर काफी गंभीर प्रभाव जो है वो क्रिएट कर सकता है। और पीओपीएस की यूनिकनेस क्या है? तो पीओपीएस लिपो
फिलिक हम लोग को देखने को मिलती हैं, जिसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेट यानी कि ये जम जाती हैं फैटी टिश्यू के अंदर। जो लिविंग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो फैटी टिश्यूज होते हैं तो उसमें ये जम जाती है जाकर, राइट। और ये फैटी टिश्यू जो होते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है जैसे जैसे बैकग्राउंड लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। इन द सेंस यानी कि बैकग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में ये बढ़ता है जैसे से ये फूड वेब की बात हो रही है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को खाया किसने, इसने बकरे ने खा लिया मान लिया हमने, तो प्लांट जो है वो फर्स्ट लेवल का है, बकरा जो है वो सेकंड लेवल का है, और बकरे को खाया ह्यूमन ने तो ह्यूमन थर्ड लेवल के फूड वेब में आ गया। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ये फूड वेब इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे इसका खतरा भी जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन इसका हम लोग को जो देखने को मिलता है इस पीओपी का वो भी इंक्रीज हो जाता है, जो कि काफी खतरनाक हो जाता है ह्यूमंस की बॉडी के लिए। और जैसे जैसे फूड चेन जो है वो ऊपर जाती रहती है वैसे वैसे पीओपीज जो है वो भी इंक्रीज होते हैं, जो मैंने भी आपको समझाया था। और एनिमल्स जो होते हैं जो कि फूड चेन के टॉप लेवल पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, एनिमल्स जैसे कि फिश हो गए, प्रेडेटरी बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो इनको काफी ज्यादा खतरा होता है पीओपीज का, इस केमिकल्स का। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इनकी बॉडी में जब वो पीओपी आ रही है दूसरे सोर्स के थ्रू, जैसे कि ह्यूमन ने भी अगर मान लेते हैं अपन क्रॉप खा लिया और उस क्रॉप में पीओपीज था, तो ऐसी चीज अगर ह्यूमन के साथ हो रही है तो मेन खतरा किसको होगा, ह्यूमन को होगा। क्योंकि इसका लेवल जैसे बढ़ता है वैसे ही ये और भी गंभीर इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो डालने लगता है ह्यूमन की बॉडी के ऊपर। और 12 इनिशियल पीओपीज हम लोग को स्टॉकहोम कन्वेंशन में देखने को मिले थे। और बेसिकली ये जो पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, और बाय प्रोडक्ट कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। तो इन 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, रीऑर्गेनाइज किया हुआ है, और मेनली फोकस किया जाता है कि ये सब जो केमिकल पल्यूटेंट्स जो है उनका इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी भी फील्ड में, राइट। और इसके अलावा इन्होंने और भी काफी सारे सब्सटेंस जो है उसको ऐड कर लिया था, कार्सियोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAHS, तो ऐसे जो सब्सटेंस है और भी काफी सारे सब्सटेंस, TBT हो गया, तो इसको इसने बाद में आकर भी ऐड कर लिया था। बट आपको मेनली मोटे मोटे तौर पर बस यही पता होना चाहिए कि ये पीओपीज जो है वो क्या है, जिसकी एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आप लोग की डेवलप ऑलरेडी कर दी है। और सोर्स क्या होता है पीओपीज का, तो अगर प्रॉपर तरीके से एग्रोकेमिकल्स जो है वो डिस्पोज नहीं होते, इंडस्ट्रियल केमिकल्स अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं होते तो वो पीओपीज पल्यूटेंट जो है वो बना देते हैं, राइट। और एकदम से जब टेम्परेचर बढ़ता है, कंबशन की जब प्रोसेस होती है, तब उस समय पीओपीज वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसका लेवल जो होता है वो काफी इंक्रीज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज है, और पीओपीज काफी ज्यादा खतरनाक भी है। और क्या इसका जो कन्वेंशन का, स्टॉकहोम कन्वेंशन का क्या क्या लीगली बाइंडिंग है ये, यानी कि सभी कंट्री को इसको फॉलो करना रहता है क्या, जिस भी कंट्री ने इसको साइन किया है स्टॉकहोम इसको कन्वेंशन को, तो हाँ सभी के लिए मैंडेटरी होता है। इसका आर्टिकल 16 इस कन्वेंशन का ये फोकस करता है, ये बोलता है कि जो मतलब अच्छे मेजर जो है वो लाए जाए, यानी कि वेरियस चीजें जो है, वेरियस इनिशिएटिव जो है वो सामने रखी जाए इस प्रैक्टिस को, इस कन्वेंशन के अंदर मेंशन जो प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट करने के पर्पस के लिए। और रेगुलरली जो है ये समय समय पर जो है वो अपनी चेंजेस लेकर आती है अपने केमिकल्स में, और भी काफी सारे अगर इसको लगता है कि हाँ ये केमिकल जो है वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए खतरा है, एनवायरमेंट के लिए खतरा है, तो उसको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिससे कि अलग अलग कंट्री जो है इस लिस्ट को फॉलो करते हुए अपनी अपनी कंट्री के अंदर ऐसे केमिकल्स के प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो बैन करें। इस पर फोकस करती है ये, ठीक है। तो और इसके अलावा दूसरे भी कन्वेंशन है जो कि पीओपीज के साथ डील कर रहे हैं, LRTAP कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पल्यूटेंट्स और प्रोटोकॉल ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स। तो इस पर ये ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो दूसरे कन्वेंशन जो कि पीओपीज के ऊपर काम कर रहे हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के अलावा। तो याद रखना है एक और इंपॉर्टेंट चीज की, स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे एसोसिएटेड है, तो पीओपीज से एसोसिएटेड ये हम लोग को देखने को मिलता है। और पीओपीज क्या होती हैं तो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। बताया जा रहा है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी अब पुअर जोन की तरफ एंटर हो गई है, यानी कि काफी खराब कैटेगरी में जा रही है दिल्ली की एयर क्वालिटी। और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू ऐसा पहली बार इंडिकेटर सामने नजर आ रहा है जून 28 से के बाद से, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो ये लॉन्च हुई थी 2014 में। 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, इस पर आधारित ये हम लोग को देखने को मिलती है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, कि कॉमन मैन जो है वो आसानी से एयर क्वालिटी को जज कर पाए ये कलर को देखकर,
राइट। कलर को देखकर कॉमन मैन जो है वो आसानी से जज कर पाए। देखो ये एक कलर और ये नंबर, एक नंबर हम लोग को देखने को मिलता है 0, 50, 100, 200, 300, 400, राइट। और हमने क्या बोला कि एक डिस्क्रिप्शन की, यानी कि ये कलर जो है वो किससे एसोसिएटेड है। जैसे कि ग्रीन है गुड है, येलो जो है वो मॉडरेट एयर है, अनहेल्दी कुछ सेंसिटिव ग्रुप के लिए, यानी कि जैसे कि जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी की जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको थोड़ी सी भी अगर एयर क्वालिटी जब डिक्रीज होती है तो उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, खांसी वगैरह होना शुरू हो जाती है, स्पेशली अस्थमेटिक पेशेंट्स वगैरह को। तो उनके लिए ये सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, उनके लिए अनहेल्दी होती है ये वाली पर्टिकुलर, ये ऑरेंज कलर की अगर आप देख रहे हैं तो ये इस समय पर अगर इंडिकेट करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसके अलावा दूसरा जो इंडेक्स है वो रेड कलर का है, मतलब अनहेल्दी। और भी थोड़ा सा ये वाला जो कलर आप देख रहे हैं इसमें वेरी अनहेल्दी। और फिर हजार्डरस, यानी कि काफी खतरनाक, 301 से लेकर 500 की वैल्यू के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडिकेटर्स, तो वो ये कहलाते हैं हजार्डरस, यानी कि काफी खतरनाक स्थिति। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर यही चीज बताई जा रही है कि बहुत बुरी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत ये सामने आया। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या चीज थी, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉमन मैन आसानी से जज कर पाए कि उसकी सिटी के अंदर कि मतलब पॉल्यूशन का लेवल, एयर क्वालिटी का लेवल जो है वो कैसा है, किस प्रकार का है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 पोल्यूटेंट्स जो कि एयर क्वालिटी के मेजरमेंट के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो कौन से हैं, याद रखना। प्रीलिम्स में आ सकता है ये कि ये मतलब इस फलाना ऑप्शन में से बताइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। तो ये हम लोग को देखने को मिलते हैं 8 पोल्यूटेंट्स जिनको मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी पर्पस के लिए। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसकी 6 कैटेगरीज हम लोग को एयर क्वालिटी की देखने को मिलती है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। तो ये इसी प्रकार की है हम लोग को कैटेगरीज देखने को मिल रही है। तो टोटल 6 इसकी कैटेगरी होती हैं। इसको डेवलप किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, सीपीसीबी के द्वारा। और ये बेसिकली आईआईटी कानपुर के कंसल्टेशन के तौर पर किया गया है। और साथ ही सर इसमें हम लोग को एक एक्सपर्ट ग्रुप देखने को मिलता है जो कि मेडिकल और एयर क्वालिटी प्रोफेशनल इसमें मौजूद होते हैं इस ग्रुप में। तो इनकी सहायता से जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को डेवलप किया गया है। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। तो अभी हमने क्या चर्चा करी कि दिल्ली के अंदर बहुत बुरी स्थिति हम लोग को एयर क्वालिटी इंडेक्स की देखने को मिल रही है, यानी कि इस इंडेक्स के अंदर जो इंडिकेटर सामने नजर आ रहा है तो वो ये बता रहा है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो उसको देखते हुए क्या हुआ है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी ने डायरेक्शन दिए हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कि वो जल्दी से जल्दी एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर जो है वो इंप्लीमेंट कर दें अपने अपने स्टेट में। और ऐसी एरियाज पर करें, ऐसी डिस्ट्रिक्ट पर करें जहां पर एयर क्वालिटी जो है वो वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी की एयर क्वालिटी की तरफ जो है वो बढ़ रही है, राइट। तो वहां पर जो है वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो लेकर आना है। अक्टूबर 15 से इसको शुरू करना है। तो इस पर डायरेक्शन जो है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा दिए गए। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है कि जिन भी एरियाज पर एयर क्वालिटी वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ रही है तो उन एरियाज पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया जाए 15 अक्टूबर से। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, तो ये इसको अप्रूवल मिला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में। ये तभी काम में लाया जाता है या फिर तभी इसको लागू किया जाता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को जब एयर क्वालिटी जो होती है वो काफी सीवियर होने की कैटेगरी में नजर आती है। याद रखना, जब भी एयर क्वालिटी पुअर टू वेरी पुअर में शिफ्ट होती है तब उस समय इसको किया जाता है। एंड ये वाला जो प्लान है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये पूरे साल नहीं चलता है, ये पर्टिकुलर कुछ महीनों में ही चलता है, जिस महीनों में हम मतलब नजर आता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी की तरफ अगर एयर क्वालिटी जा रही है तब उस समय ये लागू कर दिया जाता है। फिर जैसे ही एयर क्वालिटी कंट्रोल हो जाती है तो इसको हटा दिया जाता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि अभी जो लागू किया जा रहा है इसमें फोकस किया जाता है कि डीजल जनरेटर का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसको बैन कर दिया गया है। अभी 15 अक्टूबर से डीजल जनरेटर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र पर नहीं चलेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं तो उनको इफेक्टिवली डस्ट मैनेजमेंट करना है, यानी कि धूल धड़क का जो होता है ना तो उसको मैनेज करना है उनको। इंडस्ट्री जो होगी वो ऑथोराइज्ड फ्यूल का ही इस्तेमाल करेगी, राइट। और पोल्यूशन कंट्रोल स्टेप्स जो है उसके तहत जो है उसको काम करना पड़ेगा, यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री फोकस करे, काम करे।
और ये मैंडेटरी गाइडलाइंस होती है बेसिकली कि इनको ये करना ही करना है। इसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी हॉटस्पॉट में, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर स्टबल बर्निंग तो नहीं हो रही, कहीं पर कोई कचरा तो नहीं जला रहे हैं, यानी कहीं पर कोई किसी प्रकार का पोल्यूशन तो नहीं कर रहा कुल मिला के, तो उसकी पेट्रोलिंग होगी, उसकी निगरानी होगी, राइट। इसके अलावा मैकेनाइज स्वीपिंग होगी। आपने देखा होगा गाइस आज की डेट में हम लोग को मशीन्स देखने को मिलती है जो कि रोड वगैरह को साफ करती हैं, और ये ऐसी मशीन होती है जो कि धूल वगैरह जो होती है वो अपने अंदर संभाल लेती है, यानी कि धूल जो है पूरी रोडों से लेकर चली जाती है अपने साथ। तो यहाँ पर इसी प्रकार की चीज होगी कि रोड्स वगैरह जो है उनकी क्लीनिंग होगी, और ये मैकेनाइज्ड क्लीनिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, स्वीपिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, जिसके तहत ये धूल वगैरह जो है वो इस जो कंटेनर होता है इनके पास, इस गाड़ी के पास, जो भी गाड़ी चलती है ना, क्योंकि ये पूरी गाड़ी साफ करती है, आपने देखी भी होगी ऐसी गाड़ी जो कि साफ सफाई करती है, मैकेनाइज्ड हम लोग को देखने को मिलती है स्वीपिंग के लिए, रोड वगैरह की सफाई के लिए। तो ये जितना भी धूल पड़ा रहता है रोड में तो उसको अपने अंदर सक कर लेती है, राइट, स्टोरेज में अपने रख लेती है। और उसके अलावा स्प्रिंकल भी करना है वाटर वगैरह को, पानी को छिड़कना है रोड्स वगैरह में, जिससे कि डस्ट वगैरह ना उड़े, डस्ट कंट्रोल रहे। तो ये कुछ चीजें जो है वो बताई गई, ये तो कुछ चुनिंदा चीजें हैं। इसके अलावा और भी बड़ी लिस्ट होती है इसके अंदर, क्योंकि टारगेट यही होता है ना कि एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो ये सब चीजें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में हम लोग को देखने को मिलती हैं। और ये प्लान के अंदर बताया जाता है कि 13 डिफरेंट एजेंसीज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की शामिल है, जो कि कोऑर्डिनेट कर रही हैं और फोकस कर रही है कि जल्दी जल्दी इस क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए। जो भी पर्टिकुलर एरियाज, डिस्ट्रिक्ट जो कि वेरी पुअर से सीवियर की कैटेगरी में जा रही है, तो उनको कंट्रोल करके हमें वापस से वेरी पुअर के नीचे लेकर आना है। तो इस पर ये मेनली फोकस होता है, इनका टारगेट होता है। और एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इस पर्टिकुलर ईपीसीए के द्वारा, यानी कि जो अथॉरिटी है उसी के द्वारा जो है वो हेड किया जाता है ये पूरी बॉडी को, यानी कि इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की जो मीटिंग होती है ना, तो इसको हेड करते हैं ईपीसीए। और कोई भी पर्टिकुलर गाइडलाइंस को शामिल करने से पहले या कोई भी पर्टिकुलर नियम को बनाने से पहले या मेजर लेने से पहले, कार्रवाई करने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईपीसीए की एक मीटिंग बैठेगी और उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि किस प्रकार के एक्शंस लेना है, राइट, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पर्पस के लिए। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर इस प्रकार की देखने को मिलती है, राइट। तो होपफुली आपको ये वाली चीज भी पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गाइस, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, तो लाइक के बटन हिट कर देना एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, और बेल आइकन पे भी आप हिट कीजिएगा, इससे हर एक लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। एंड गाइस अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मंथली पीडीएफ पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पूरे महीने की है। एंड मंथली पेड पैकेज को लेने का सबसे बड़ा फायदा तो आपको यह होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको रेडी टू रीड मटेरियल यहां पर दिया जाता है। एंड करंट अफेयर्स गाइस रेगुलरली आता है, और अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आप अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते थे अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने पे या किसी जनरल स्टडीज के टॉपिक्स को पढ़ने के ऊपर, राइट। तो इट्स बेटर कि पीडीएफ जब आपको मिल रही है वो भी इतने अफोर्डेबल रेट में, तो क्यों आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा सेकेंडली देखो, वो तो आपके ऊपर, आपको लेना है नहीं लेना, मैं तो जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बताऊंगा। और इस पैकेज में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे एक तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि मैं आपको ये, जब पैकेज में जब आप एनरोल करते हैं तो आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है। अब देखो, सुबह मॉर्निंग में ये लेक्चर आता है, मैं चाहता हूं आप मॉर्निंग में लेक्चर को देखें, उसके बाद आप अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और रात में सोने से पहले, यानी कि अपनी ऑप्शनल की भी तैयारी कर लें, फिर रात में सोने से पहले इसकी पीडीएफ उठाकर एक बार रिवाइज कर लें। तो आपने सेम डे रिवीजन कर लिया पीडीएफ का, तो आपका पहली बार रिवीजन हो गया। इसके अलावा ऐसे ही मैं आपको वीकली कंपाइलेशन देता हूं, यानी कि संडे के दिन आपको पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज कवर्ड हुई हैं वो सिंगल पीडीएफ में आपको प्रोवाइड की जाती है। उस न्यूज को आप रिवाइज कर लेते हैं, उस पूरी न्यूज को पढ़ के संडे के दिन, तो आपका सेकंड टाइम रिवीजन हो गया। ऐसे ही आपको मंथली कंपाइलेशन दिया जाता है मंथ के एंड में, जिससे कि आपका तीसरी बार रिवीजन हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया तो आपको मेंस में बैठने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम में। और अक्सर यही होता है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते रहते हैं, रिवीजन का उनके पास टाइम ही नहीं मिलता। तो आपको मैं ये रिवीजन का भी एक पुश देता हूं, एक आपके पास नोटिफिकेशन रोज आता है, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ सर ने ये पीडीएफ भेजी है तो मुझे आज ही इस पीडीएफ को पढ़ना है। तो ऐसे ही एक तो रेगुलरली पीडीएफ में भेजता हूं आपको, वीकली मिलती है,
तो जब जब ये आपको पीडीएफ मिलती है आपके पास एक अलार्म बजता है, एक नोटिफिकेशन आपके पास बजता है कि हाँ आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से मैं आपकी प्रिपरेशन करवाता हूँ मंथली पैकेज के अंदर। अच्छा, इतना ही नहीं मिलता मंथली पैकेज में, जैसे ही मंथ खत्म होता है आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ मैगजीन दी जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में अलग अलग ये मैगजीन होती है, 100 से 150 पेज के आसपास ये मैगजीन आपको मिलती है। इस मैगजीन का सैंपल भी मैंने दिया हुआ है और पूरे पेड कोर्स का सैंपल दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और इसी महीने से अक्टूबर से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एक नई सर्विस शुरू करी है जिसमें मैं आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर्स, यानी कि लेक्चर्स के दौरान आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ये आपके, और ये मंथ के एंड में आपको दिए जाएंगे। मिनिमम 150 क्वेश्चंस मैं कमिट कर रहा हूं, वैसे तो 200 के ऊपर क्वेश्चंस आपको यहां पर डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने होंगे, राइट। तो इतना सब कुछ सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में। और इसको आपको कैसे ज्वाइन करना है उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। एंड जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 की भी अगर आपको मैगजीन चाहिए तो उसकी भी फीस काफी अफोर्डेबल है, सिर्फ 300 रुपए में 7 महीनों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। और ये इतना कम जो रेट मैंने रखा है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा इस चैनल को लेकर वो आप जरूर जो है वो कीजिएगा। और ये वॉलंटरी है, आपको अगर करना है कंट्रीब्यूशन तो आप कर सकते हैं, बट आपकी कंट्रीब्यूशन से मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है और मैं इसी तरीके से अपना काम जो है वो यहां पर रेगुलरली करता रहता हूं। तो चलो एनीवेज गाइस, ये एक इन्फॉर्मेशन बस आपको देनी थी छोटी सी। और टेलीग्राम पर भी एक चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा का, इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर भी मैं आपको काफी सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराता हूँ, एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफी सारी प्रैक्टिस वगैरह भी यहाँ पर कंडक्ट की जाती है और आने वाले समय में और भी काफी सारी प्रैक्टिसेस कंडक्ट की जाएंगी। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।